दोस्तों, आज अगर 1995 या 96 होता, देश का प्रधानमंत्री का नाम पीवी नरसिम्हा राव होता, इस समय में भारत में कोई भी व्यक्ति आईटी को एज ए सेक्टर क्या कमाल कर सकता है आगे जाके देख ही नहीं पा रहे थे। समय का कमाल देखिए, किसी भी व्यक्ति को उस वक्त अगर आईटी को लेके कुछ भी कहते तो वे लोग कहते सब अंग्रेजी बाजी तुम लोग करते हो। और 1998 से लेके 2001 तक आईटी एज ए सेक्टर क्या गजब का परफॉर्म किया। 2001 में आईटी का बबल फटा और मार्केट का वही बुजुर्ग व्यक्ति लोग कहने लगे, देखा तुम लोगों का सब ख्याली पुलाव है, सब एक्चुअली कागजी महाभारत है। भले ही अगले 4-5 साल मतलब 2005-06 तक आईटी एज ए सेक्टर मार्केट में परफॉर्म नहीं किए, लेकिन अपना वजूद भले भांति स्टैब्लिश कर चुके थे। और भी मज़ेदार बात, कहीं ना कहीं आईटी भारत का आइडेंटिटी के साथ जुड़ गया था और वही आइडेंटिटी आज भारत कैरी कर रहा है। आईटी सेक्टर आज भारत का एक मेन पहचान बन चुका है। आज 2022 में खड़ा होके हम लोग क्या ऐसा कोई सेक्टर सोच सकते हैं जो आगे जाके भारत का पहचान बने? क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसमें बहुत जन बहुत तरह का भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आईटी जिस तरह से परफॉर्म किया था उस तरह का कोई सेक्टर क्या आगे जाके उस तरह का परफॉर्मेंस दे सकता है? आईटी में थोड़ा बहुत पैसा मैंने कमाया था, लेकिन उम्र साथ नहीं दिया था, बहुत ही अनुभव का कमी था, तो इसलिए आईटी में वो गजब का रिटर्न कहीं ना कहीं मैं ले नहीं पाया था और मेरे जैसा बहुत व्यक्ति है जो आईटी से चूक गया था। तो आज 2022 में खड़ा होके बार बार मेरा दिमाग में आ रहा है, अगर हाथ में एक ऐसा सेक्टर लग जाए जो आगे जाके भारत का दूसरा पहचान बनने का स्थिति में भारत को पहुंचा सकता है, तो इसको लेके काफ़ी दिनों से मेरा दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ चल रहा था और आज मैं मेरा मन का बात आप लोगों के साथ साझा करना चाह रहा हूँ कि भारत में भविष्य में 2 ऐसा सेक्टर है जो भारत का पहचान बन सकता है। एक सेक्टर है ऑल्टरनेट फ्यूल। देखिए, मैं जब 2018 में वही कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का पारा में हम लोगों का जो मजलिस बैठता है हफ्ते में 2 बार, उस मजलिस में जब लोगों को मैं शुगर सेक्टर का शेयर कहता था कि फलाना शेयर ले लो ये अच्छा बनेगा, तो लोग मुझको कटाक्ष करते थे कि विपुल इतना शक्कर मत खाओ, डायबिटीज़ हो सकता है। ये अलग बात है, शक्कर खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है, ये बहुत जन हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन 2018-2022 एक एक शुगर सेक्टर का एक एक कंपनी कितना गजब का रिटर्न दिए है। मुझे बार बार ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि अभी तक शुगर सेक्टर में से हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप पूछेंगे क्यों, देखिए, भारत में पेट्रोल के साथ अभी तक सिर्फ 10% इथेनॉल का ब्लेंडिंग होता है। शुगर सेक्टर, शुगर से इथेनॉल बनाने का जो नया कला भारत में आया है, इससे शुगर सेक्टर का जो एक सीजनल पैटर्न था, उस पैटर्न को कहीं ना कहीं तोड़ के रख दिया है। आज के तारीख में शुगर सेक्टर एक सीजनल सेक्टर नहीं रहा। हर साल भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल करीब करीब 12 लाख करोड़ का होता है और ये पैसा
हम लोगों का देश का खून पसीने का पैसा बाहर चला जाता है पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में। अगर किसी तरीके से हम लोगों को ये कला आ जाए कि हम लोग अपना फ्यूल किसी दूसरे तरीके से खुद बनाएं, तो सोचिए कितना पैसा बच सकता है और वो पैसा देश का उन्नति में किस तरह से काम में लगाया जा सकता है। ये सब ख्याली बात ना सोचें, ये बात आप लोग दिमाग में रखिए। भारत में सिर्फ 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग होता है पेट्रोलियम में। ब्राज़ील में 75% इथेनॉल ब्लेंडिंग होता है। तो हम लोगों के सामने आगे बढ़ने के लिए कितना लंबा रास्ता खाली पड़ा हुआ है। ऑल्टरनेट फ्यूल का बात जहां आता है, हाल फिलहाल में भारत में इतना साइंस का रिसर्च हो रहा है सिर्फ ऑल्टरनेट फ्यूल को निकालने का, ऑल्टरनेट फ्यूल का कोई रास्ता निकालने का ऊपर इतना खर्च, इतना रिसर्च हो रहा है। कोई ना कोई रिसर्च तो क्लिक अवश्य करेगा। कभी सुनने में आता है हाइड्रोजन फ्यूल, कभी सुनने में आता है अपना वो जो मोबाइल का जो बैटरी होता है उसका कोई ऑल्टरनेट मेथोडोलॉजी, जो गाड़ी में उसका सेल यूज किया जाए। इस तरह का जो अलग अलग प्रकार का शोध हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3-4-5 साल में इसमें से कोई ना कोई टेक्निक काम में ज़रूर आएगा। तो ऑल्टरनेट फ्यूल एक बहुत ही भरोसेमंद एक सेक्टर हो सकता है आगे जाके, और बहुत चमकदार सेक्टर बन सकता है। आज हम लोग पेट्रोल में सिर्फ 10% इथेनॉल का ब्लेंडिंग कर रहे हैं, उसके चलते शुगर सेक्टर का आज ये स्थिति में है। यही ब्लेंडिंग जितना जैसे जैसे बढ़ेगा, शुगर सेक्टर का शेयर आगे जाके और चमक सकता है, ऐसा मेरा मानना है। कोई ना कोई कंपनी आएगा जो सस्ते में हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल बनाने का टेक्निक हम लोगों के सामने रखेगा, या सरकारी कोई संस्था इसका रिसर्च करके हम लोगों के सामने आके दे देगा। जैसे 95, 96, 97 में Y2K का चलते सरकार के तरफ से जिस तरह का एक थ्रस्ट दिया जा रहा था, बुजुर्ग व्यक्ति आंख बंद करके अवश्य सोच सकते हो उस समय का कैसा देश में कर्मकांड चल रहा था। तो ये एक ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे हम लोग अवश्य बहुत बड़ा पैसा बनाने का स्थिति में पहुँच सकते हैं। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मुझे और एक सेक्टर बहुत बढ़िया लग रहा है, वो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। देखिए, बचपन से लेके अभी तक हम लोग यही चीज़ देखते आ रहे हैं कि भारत डिफेंस के लिए जितना सारा संसाधन का आवश्यकता पड़ता है वो विदेशों से इंपोर्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सारा देश है जिसका आइडेंटिटी डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, मसलन USA, मसलन रशिया, मसलन इज़राइल। ये सारा देश का मूल आइडेंटिटी कहीं ना कहीं डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इज़राइल इतना हथेली का साइज का एक देश अपना पूरा कमाई डिफेंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हुए कमाता है। अब भारत का समय आ रहा है। अगर आप पिछले कुछ दिनों का, साल भर, 2 साल, 3 साल का आप अगर डेटा को थोड़ा खंगालोगे तो आप देख पाओगे भारत का डिफेंस सेक्टर सिर्फ मजबूत ही नहीं हो रहा है, धीरे धीरे अपना मसल एक्सपेंशन कर रहा है। ये जो हम लोग अपना ताकत दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे जाके एक अलग आइडेंटिटी दे सकता है IT सेक्टर की तरह। आज से 5-7 साल पहले हम लोगों का देश का डिफेंस एक्सपोर्ट मात्र 2-2.5 हज़ार करोड़ का था। आज ये डिफेंस एक्सपोर्ट 13-14 हज़ार करोड़ में पहुंच चुका है। थोड़ा सोचने का चेष्टा करिए कि ये अगले 5-7 साल, 10 साल बाद ये डिफेंस एक्सपोर्ट कहाँ तक पहुंच सकता है। 50-60 हज़ार करोड़ तक पहुंचना मुझे लग रहा है कोई मुश्किल बात नहीं है।
इतना तरह का मिसाइल टेस्ट हो रहा है, इतना तरह का वेपन का टेस्टिंग हो रहा है, वो कावेरी इंजन से लेके हर एक फील्ड में कोई ना कोई चीज़ चलता आ रहा है और प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है, जो बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन भले ही देर हो, लेकिन कुछ ना कुछ हो रहा है। ये एक ऐसा सेक्टर आगे जाके बनेगा जो भारत को बहुत सारा पैसा कमाने का स्थिति में पहुंचा देगा। डिफेंस सेक्टर और अल्टरनेट फ्यूल, ये सारा मेरे को लग रहा है कि भविष्य का एक बहुत बड़ा आईटी सेक्टर के तरह एक सेक्टर बनने जा रहा है भारत का नज़रिए से। लोग कहते हैं ईवी, सही है, ईवी, बैटरी कार, ये सारा चीज़ है, लेकिन मारुति को आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल इसलिए बनाना होगा क्योंकि समय के साथ उसको भी कहीं ना कहीं बदलना होगा। आज मान लीजिए अगर मारुति 1 लाख गाड़ी बना के बेचता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल आने के चलते उसका ये कंबर्शन चेम्बर वाला जो टेक्नोलॉजी है, मतलब तेल जला के इंजन चलाने का टेक्नोलॉजी है, ये गाड़ी उसका एक स्वाभाविक नियम से बिकना कम हो जाएगा। तो उसका मजबूरी ये है कि उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ जाना है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ जाना मारुति का मजबूरी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल का नया नया टेक्नोलॉजी बनाना मारुति का मजबूरी नहीं है। इसके ऊपर भारत में अलग अलग छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा संस्था जिस तरीके से काम कर रहा है, ये आगे जाके एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अगला 5-10 साल में हम लोग ये देखेंगे कि भारत में डिफेंस सेक्टर, अल्टरनेट फ्यूल सेक्टर, ये दोनों सेक्टर कुछ ऐसे इस तरीके से उभर के सामने आएगा कि भारत में दूसरा सेक्टर का नाम लेने से पहले लोग ये दोनों सेक्टर के ऊपर फोकस करेगा। और ये होगा और बहुत जल्दी होगा। इसलिए होगा क्योंकि एक ऐसा इकोसिस्टम भारत में बन चुका है कि कोई ना कोई इस विषय में काम कर ही जा रहा है। आज के तारीख में भारत में हर चीज़ सरकारी उद्योग में हो रहा है ऐसा नहीं है। प्राइवेट उद्योग में जो खेला स्टार्ट हो चुका है, ये कहीं ना कहीं आगे जाके हम लोगों को बहुत काम आएगा। हर चीज़ के साथ ये दोनों विषय के ऊपर आप लोग थोड़ा नज़र रखें। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका शेयर का, कंपनी का कोई लिस्ट आप लोगों के साथ मैं साझा करूं, तो प्लीज़ कमेंट में हम लोगों को ये बताइएगा। ये दोनों सेक्टर भविष्य का सेक्टर है, और भविष्य मतलब ऐसा नहीं है कि 50 साल बाद का भविष्य। ये हम लोग बहुत जल्दी देख पाएंगे कि ये दोनों सेक्टर बहुत तेज़ी से उभर के सामने आ रहा है। ये दोनों सेक्टर के ऊपर कृपया करके नज़र रखिए। धन्यवाद।